नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश कर रहा है स्वामी विवेकानंद को नमन। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समापन सत्र में युवाओं से करेंगे संवाद। क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को बताया आपसी भरोसे का प्रतीक। जर्मन चांसलर मर्ज ने रक्षा और आर्थिक संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर और 8 क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। विदेश सचिव ने कहा दोनों देश रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जर्मन चांसलर आशान्वित। अमेरिकी टैरिफ के बीच समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 3.11% अधिक रहा निर्यात। एक दशक में उत्पादन में 106% की बढ़ोतरी दर्ज। और खेल की खबरों में चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर। पहले वनडे में लगी थी चोट, तो आयुष बडोनी को किया गया है शामिल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भारत जर्मनी के बीच हुए समझौतों की। भारत जर्मनी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में अहम मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में सहयोग, भारत जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी, रक्षा उद्योग सहयोग, मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, वैश्विक कौशल साझेदारी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किलिंग और भारत जर्मनी उच्च शिक्षा रोडमैप से जुड़ी संयुक्त आशय घोषणा दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित करने से जुड़े सहमति पत्र का भी आदान प्रदान किया। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जर्मनी के विश्वविद्यालय और पेट्रो एवं प्राकृतिक गैस संस्थानों के बीच सहयोग से जुड़े समझौता पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान निजी भागीदारी से जुड़ी कई पहल भी संपन्न हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के साझा वक्तव्य में मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने चांसलर मर्ज के पहले आधिकारिक एशिया दौरे की शुरुआत भारत से किए जाने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और भारतीय युवाओं को जर्मनी में अवसर दिए जाने से सहयोग और मजबूत होंगे। पीएम ने इस दिशा में हुई पहल का स्वागत किया। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। और प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित
कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ अहमदाबाद में इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में भाग लिया। इस अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया और व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत जर्मनी आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। हम बहुत कुछ लेते हैं जो जर्मनी में बनता है। जैसे अभी हमारा जो नया हॉस्पिटल बना है उसमें हमने बहुत सारा सामान जर्मन कंपनी से लिया है। मुझे ऐसा लगता है अगर उनकी ये प्रिसीजन स्किल्स और हमारी जो मैन पावर है मिलकर अगर कुछ करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए और हमारे भारत के भविष्य के लिए और साथ ही साथ जर्मनी से हमारे मजबूत संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। Listen to the Prime Minister. I'm deeply impressed with how precisely he's describing what's going on, what is essential, and how we can move forward. And I think what he told us today was very encouraging in the sense that there's a strong mutual basis based in democracy, based in shared value, based in trust since many years between India and Germany as countries, but also between the Indian and the German economy. And as many global developments that almost make it imperative for us to thrive further in innovation, in defense and aerospace, in semiconductors, in many future industries. And I think we have very complementary skills both in India and in Germany, and this is also what the Honourable Prime Minister says, that really bring us together, almost make us natural partners. So I really liked and enjoyed what I heard. If you see the assets of both countries, German positions, India's scale, India's talent, then if we put both things together, we can create great things. And I believe we start doing so. I'm in India for 25 years, so I'm a witness of how India is growing. So I believe in that statement. Mr. Modi is a role model for me. I learned a lot from him. I also read books from philosophers that he had mentioned, so he's a great role model. And with this foundation that he's bringing into India of the old philosophers and the values he's giving us, bringing forward the companies, this is the success we can make. So I feel very much aligned to India, and the success will be there if we align well and if we bring things forward. I think the Prime Minister is perfectly right in his assessment. There's a lot of potential if we combine, for example, German machinery and equipment makers with the potential that we see in growth rates and the dynamic of the Indian market. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर साबरमती रिवर फ्रंट का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ दिखाई दिया। इन पतंगों में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाली पतंग विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। पीएम और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाकर इस अवसर को और यादगार बना दिया। इस अवसर पर कला एवं संगीत से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और भारत की यात्रा पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गांधीनगर स्थित प्रसिद्ध अडालज स्टेपवेल यानी कि अडालज की बावड़ी को भी देखा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे। अडालज स्टेपवेल एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प रूप से शानदार 5 मंजिला बावड़ी है।
नीचे जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसे साल 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति वीर सिंह की याद में बनवाया था, जो अपनी सुंदर नक्काशी और पानी बचाने की प्रणाली के लिए काफी प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। और इस समय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच गए हैं और वो यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया है। ये तस्वीरें आप उसी प्रदर्शनी की देख रहे हैं जहां भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इस कार्यक्रम का नाम है और उसी पर यह प्रदर्शनी भी है। आज उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके मौके पर आयोजित इसको किया जाता है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारत मंडपम जो दिल्ली में है वहां पर ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 ये कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं कुछ ही देर में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका, जैसे कि हमने बताया कि ये जो स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के बिल्कुल प्रतीक हैं, एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, उनकी जो जन्म जयंती है उस अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। भारत मंडपम में इस बार इसका आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री वहां पर समापन सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं और उससे पहले ये जो प्रदर्शनी है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की, उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। युवा हमारे देश की ऊर्जा हैं। युवा वो शक्ति हैं जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करेंगे। तो युवाओं को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्व देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से युवाओं को महत्व देती है, उसका ये अपने आप में एक उदाहरण है। इस तरह का जो डायलॉग, इस तरह का सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम, इसमें विशेष रूप से जो युवा प्रतिभा हैं, वो युवा प्रतिभा किन किन क्षेत्रों में कुछ न कुछ जो विशेष हैं वो कर सकते हैं, उसका इस प्रदर्शनी में अवलोकन किया जा रहा है।
और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में वंदे मातरम गायन में भी भाग लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै मृग धर करवाले अबला के नुमायक बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि विधि तुमि वर्मा तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि विधि तुमि वर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् मातरं वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं
दयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय मृग धर करवाले अबला के नुमाए तो बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं तुमि वेद्या तुमि धर्मा तुमि वेदे तुमि वर्मा तुमि वेद्या तुमि धर्मा तुमि वेदे तुमि वर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का ये पूरा संस्करण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाएगा। आप सीधा प्रसारण भारत मंडपम से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां पर वो संबोधित भी समापन सत्र को करने वाले हैं। खासतौर पर जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है 2026 का, उसका समापन। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर।
ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने बताया, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का जेन जी अपनी ऊर्जा को अच्छे के लिए एक शक्ति के रूप में उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं ने स्वच्छ भारत और हर घर तिरंगा से लेकर मेरी माटी मेरा देश और नशा मुक्त भारत जैसे अभियानों का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के एक अखबार में लिखे आर्टिकल का उल्लेख करते हुए ये बातें कही। इस आर्टिकल में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि दुनिया भर में जेन जी स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत अद्वितीय संगम पर खड़ा है, जहां युवा एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक महत्वाकांक्षा के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। आगे की कुछ बड़ी खबरों में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के 9वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण और राष्ट्र से संबंधित उनके सपनों के बारे में बात करते हुए कहा कि शिक्षा वही है जिससे चरित्र निर्माण हो और व्यक्ति का बौद्धिक विस्तार हो सके। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाती है। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक हो रहे युवाओं से गुरु दक्षिणा के रूप में देश की आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक समृद्धि के लिए काम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित और कुलाधिपति कमल सिब्बल सहित कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। Swamiji Vivekananda ji has said, we want the education by which character is formed. Strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. That is the importance of education for which these universities have been created. While I congratulate the graduates for attaining this milestone in their lives, I urge you to reciprocate as every Guru got his own Guru Dakshina, and I am requesting you to give as Guru Dakshina that you should work for our country's economic, social and scientific prosperity. साथ ही उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दीक्षांत समारोह में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मूल्यों को संजोना हमेशा से भारत की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। उपराष्ट्रपति ने नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का उदाहरण देते हुए बताया कि इन संस्थानों ने समाज को
उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान से सशक्त किया। India has always been known to cherish the values of education. That is our tradition, that is our culture, that is our heritage. Ancient Indian universities such as Nalanda and the Tashila sought to empower the society with high quality knowledge. And in every period of our history, India has attracted people who would travel to India from faraway places to gain knowledge. That shows that India is the knowledge center of those days. From distant lands, emperors and rulers would send their ambassadors and experts to India to acquire special training in the various fields of science and philosophy. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेएनयू के इस 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय को समय से आगे सोचने वाली एक प्रयोगशाला करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन सिद्धांतों को अब औपचारिक रूप दिया गया है, जेएनयू ने उन्हें बहुत पहले ही अपनी शैक्षणिक पद्धति का हिस्सा बना लिया था। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संतुलित नॉलेज इकोसिस्टम के विजन पर जोर देते हुए शोध और नवाचार के महत्व को रेखांकित किया। जेएनयू अपने समय से काफी आगे सोचने वाला एक प्रयोगशाला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाइज किया गया, उन्हें जेएनयू ने बहुत पहले ही अपना एकेडमिक फिलोसफी का हिस्सा बना लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर बैलेंस नॉलेज इकोसिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ऐसे नॉलेज सोसाइटी का विजन प्रस्तुत किया है जहां कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर पर होने वाला रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़ें। अगली खबर, भारत को एक बार फिर से वैश्विक संसदीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 16 साल के बाद भारत कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ यानी CSPOC की मेजबानी करने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 28वां CSPOC सम्मेलन 14 से लेकर 16 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के 60 से भी अधिक स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलनों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। आगे की खबरों में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मणिशंकर अय्यर को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर उनके बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक बार वही किया। कल उन्होंने सेना का अपमान किया, सिंदूर रोक देना चाहिए ये कहा, अब सनातन का अपमान। कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग होते हैं। क्या माँ और मातृत्व में अंतर हो सकता है? हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि ये जीवन शैली है, पर फिर भी हिंदुत्व को वायलेंट कहना, इस प्रकार की बातें कहना, पहले भी कांग्रेस ने हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम कहा है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदुओं का करो अपमान क्योंकि चाहिए वोट बैंक की दुकान, और यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। खबर दक्षिणी राज्य कर्नाटक से। भाजपा ने कर्नाटक के कोगिलू अतिक्रमण विध्वंस मामले में पार्टी की ओर से गठित तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र की अगुवाई में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दी है और उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार ने बिना चर्चा के दुष्प्रचार विधेयक पारित कर दिया है।
और राज्यपाल से इस पर सहमति रोकने का अनुरोध भी किया। पार्टी ने भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी से जुड़े गोलीबारी मामले की सीबीआई जांच और कोगिलू लेआउट प्रकरण की एनआईए जांच की भी मांग की है। इस बीच राज्य सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना के तहत प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास देने की बात कही है। विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि राज्यपाल से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 17 जनवरी को बेल्लारी में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। Hubli case. Like that, we submitted a memorandum to Governor Ji and we apprised him everything. So, hate speech. In the hate speech case, they wanted to target BJP and Dalit organizations and the Kannada organization. So that we requested Governor Ji not to accept this. पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर। आईपैक मामले में ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल करने के बाद कोलकाता पुलिस भी इस मामले की जांच में सक्रिय हो गई है। पुलिस ने कोलकाता के लॉडन स्ट्रीट स्थित उस इमारत और उसके आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की है जहां आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का फ्लैट है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि 8 जनवरी को हुई तलाशी के दौरान कौन कौन लोग वहां मौजूद थे। शेक्सपियर सरणी थाना पुलिस ने इमारत के फैसिलिटी मैनेजर को पूछताछ के लिए तलब भी किया है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ईडी के उस अधिकारी से भी बातचीत कर सकती है जिसने तलाशी अभियान की जानकारी शेक्सपियर सरणी थाने को ईमेल के जरिए भेजी थी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि इन्होंने आईपैक में रेड के जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत नष्ट किए। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही इस मामले में कैविएट दायर कर चुकी है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यानी आज फिर से चुनाव आयोग पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में एसआईआर की प्रक्रिया में नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न, पात्र मतदाताओं के नामों को गलत तरीके से हटाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा है कि आयोग अपने ही 20 वर्षों के वैधानिक सुधारों की अनदेखी कर रहा है, जिससे मतदाताओं को अपनी पहचान दोबारा स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी एक अन्य पत्र में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समक्ष कई गंभीर मुद्दे उठाए थे। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये पत्र राजनीति के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय के बाहर तृणमूल समर्थक बीएलओ का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण अब तक 77 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद तृणमूल समर्थित बीएलओ ने सीईओ कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। आगे की बड़ी खबरों में एससी/एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर 4 हफ्ते बाद कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एससी/एसटी समुदाय में भी क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न वर्ग की पहचान होनी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके और आरक्षण का फायदा इसके असल हकदार यानी कि वंचित तबकों को मिल सके। अगर किसी ने एक बार आरक्षण का फायदा उठाकर समाज में स्टेटस हासिल कर लिया है तो फिर उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर उनके पैतृक आवास और सांस्कृतिक केंद्र में पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बंगाल की गौरवशाली संस्कृति को पुनर्जीवित करने का यही सही समय है। सुकांतो मजुमदार ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को एक बार फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रांति का केंद्र बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके रास्ते में वो लोग बाधा बने हुए हैं जो कई सारे घोटालों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की खोई हुई प्रतिष्ठा और शान वापस लाने के लिए मौजूदा टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाना जरूरी है। Vivekananda, people like Rabindranath, people like Ram Mohan, they used to roam on this land. Now the file chor, koila chor, these people are roaming on this land. Why? Because the atmosphere is such. So now it is the high time to again rejuvenate the culture of Bengal. We have to make this land the land of Vivekananda. And today is the most auspicious day. We should take the oath for that. And to do so, we have to remove the people, those are associated with all this scam. And I feel that TMC government should be removed. बात ठंड की मार की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और 13 जनवरी को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली में ठंड के चलते लोग शेल्टर हाउस में शरण ले रहे हैं। आईएमडी के अनुसार 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा 16 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। तो ठंड की मार पड़ रही है और देश के कई हिस्सों में जारी भीषण शीतलहर का असर आम लोगों के साथ साथ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने विभिन्न क्लिनिकल स्थितियों में ठंड से बचाव और सही प्रबंधन को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि अत्यधिक ठंड का असर खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए किडनी, डायबिटीज, फेफड़ों और हृदय रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या कहते हैं डॉक्टर, आइए देखते हैं। ठंडे तापमान की वजह से शरीर पे जो असर हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए मेन चीज़ है कि आपका एक्सपोजर कम किया जाए। विशेष रूप से छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी देखरेख के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि उनका जो कपड़े पहनाने का तरीका है, जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो उचित रूप से और उचित मात्रा में उनको पहनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो है कि सर को ठीक से ढकना है, कैप का, टोपी का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर ज़्यादा है, बाहर अगर जा रहे हैं तो दस्ताने हैं, मोजे हैं, इसका इस्तेमाल भी करना है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। बाहर निकलना एक्सट्रीम आवर्स पे, जैसे कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिविटी ही बंद करनी है, अपने आप को घर में बंद करना है, बिकॉज उसकी वजह से भी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। जैसे एक्टिविटी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड कम हो रही है तो शुगर बढ़ने का रिस्क भी रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डेज आफ्टर 11 बजे के बाद जब धूप निकल चुकी है। ज़्यादातर इस जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 mmHg समर्स के मुकाबले सर्दियों में ब्लड प्रेशर इस जाड़े में बढ़ जाता है। और किडनी डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ऐसा इलाज है जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने को धीरे करता है। विंटर सीजन के कारण, कोल्ड वेव के कारण और कोल्ड एयर के कारण काफ़ी सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। ये देखा गया है कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, लोगों को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है और फीवर हो जाता है। तो ऐसे जो इस तरह के, और ये देखा गया इनमें वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी हुआ है इस तरह के पेशेंट में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉमन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि आप
फीवर के लिए पैरासिटामोल लें और पानी खूब पीते रहें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, स्टीमुलेशन करें, गार्गल करें, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लें। और साथ में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है या एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ COPD है और एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, देन इस तरह के मरीजों को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। तो हमें इन सभी डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश भर में जारी भीषण शीतलहर के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता तो बेहद ज़रूरी हो गई है। इसको लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में डॉक्टर राजेश खड़गावत ने किडनी, डायबिटीज़, फेफड़ों और हृदय रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ऐसे में कई सावधानियां रखने की जरूरत है और ख़ासकर जब बात करें एम्स के डॉक्टरों की निर्देश की, तो उसमें ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश खड़गावत जी हैं, एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की खासकर डायबिटिक लोगों में सावधानियां रखने की जरूरत है। सर, ठंड में किस तरह की सावधानियां डायबिटिक लोगों के लिए बहुत जरूरी है? ठंड में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अपना रूटीन चेंज नहीं करना है। हम सभी पेशेंट को कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, घूमते रहिए। सर्दी में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से आप बाहर अगर नहीं जा सकते हैं, घर में आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। छत में, बरामदे में, कमरे में आपको टहलना है, आप बिस्तर पर बैठ के योगा कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बराबर रेगुलर करनी है, क्योंकि वो हमारी शुगर कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़, जो अगर आप घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हो, तो ये देखा जाता है कि आपका खाने की मात्रा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो। सर्दियों में तो विशेष तौर पर मीठा, गरम गरम हलवा, ये सारी चीज़ें उनसे हमें बचना है। दिन भर हमें फ्लूइड अच्छा लेते रहना, पानी की मात्रा या लिक्विड्स मात्रा पूरी मात्रा में लेता रहना है। अब कुछ वार्निंग साइन है जिनका डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान रखना है कि अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपकी नाक बह रही है, खांसी आ रही है या हल्का बुखार हो रहा है, आप एक आध दिन इलाज करके देख लीजिए। नहीं ठीक हो रहा है तो आप जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। साथ में जो आप डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए दवाइयां हैं, आप वो बराबर लेते रहिए। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो घर पे आप चेक करके बराबर देखते रहें। सर्दी के दिनों में थोड़ा बार बार चेक कर सकते हैं कि आपकी शुगर ख़राब तो नहीं हो रही है, शुगर बढ़ तो नहीं रही है, और अगर 300 से ऊपर जा रही है तो हम यूरिन में कीटोन भी चेक करके देख सकते हैं। और सुबह शाम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कोहरा होती है, धुंध होती है, उस समय बाहर निकलने से बचें। दिन में जब धूप निकलती है तो आप आराम से घूम सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लिनिकल पेशेंट्स की बात करूं तो किस तरह के ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं, और खासकर सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो किस तरह की है सर? हाँ, अभी इन दिनों जो सीनियर डायबिटिक पेशेंट, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, उनमें देखा गया है कि वो दवाइयों में इरेगुलर हो जाते हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद कर देते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं, गरम गरम खाने के चक्कर में उनका घी, तेल और मिठाई का प्रयोग बढ़ जाता है, शुगर एकदम से बढ़ जाती है, और वो शुगर बढ़ने की वजह से आपको इन्फेक्शन होने लग जाता है ज़्यादा, और उसकी वजह से वो ज़्यादा आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन का अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर निकलें बिस्तर से, वो सारे उन्हीं कपड़े पहन के रहें जिससे सर्दी से बचाव हो सके। ठंड में जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में चिकित्सकों की सावधानियों के साथ साथ खान पान और रहन सहन पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे देखेंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। 4 किलो गेंदा, 2 किलो लिली, 3 किलो ऑर्किड और 1 पेटी गेंदा बांध देना। अरुण भाई, एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर अभी कर दिए, मतलब कोई जादुई चिराग हाथ लगा है क्या? देखिए, जादुई चिराग है तो क्रेडिट कार्ड है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना दूसरी बार का लोन टाइम से चुका दे तो ये यूपीआई से लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड उसका हो सकता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये कार्ड यूपीआई आईडी से लिंक है, तो काम मिलता है क्रेडिट एक्सेस। देखिए, शुरुआत में कार्ड की लिमिट 10,000, पर समय समय पे पैसा वापस करने पे लिमिट बढ़ जाए कितना 30,000। अरे पीएम स्वनिधि, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा
एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की कुछ बड़ी खबरों में। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य के लिहाज से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर यह पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान निर्यात बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 3.11% अधिक है। सरकार का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी निर्यात की रफ्तार बनी हुई है। इसी तरह मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया, जबकि 2013-14 में ये 95.79 लाख टन था। यानी एक दशक में उत्पादन में 106% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल 2025 से अमेरिका की ओर से झींगा सहित भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए। इसके बावजूद अमेरिका को होने वाले भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में झींगे की हिस्सेदारी करीब 90% है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि पिछले दशक में चलाई गई योजनाओं और सही नीतियों की वजह से मत्स्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। खेल के मैदान से खबर। वाराणसी के सेगरा स्टेडियम के इंडोर कोर्ट पर रविवार को आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप रोमांच, संघर्ष और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। महिला वर्ग में केरल ने भारतीय रेलवे को कड़े मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में रेलवे ने केरल को सीधे सेटों में हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में रेलवे की टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रेलवे के कप्तान अंगा मुथु के नेतृत्व में टीम ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। रोहित कुमार, जॉर्ज एंटनी और MLT जोसेफ के प्रभावी खेल ने केरल को वापसी का मौका नहीं दिया। वहीं महिला वर्ग का फाइनल टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ। केरल ने 5 सेट तक चले संघर्ष में भारतीय रेलवे को 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। मैच में पिछड़ने के बाद केरल की शानदार वापसी हुई। वहीं पुरुष वर्ग में पंजाब ने सर्विसेज को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-1 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी और महापौर अशोक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूँ सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवे की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं। और यही से हमारी नेशनल टीम का चयन होगा और नेशनल टीम दुनिया में जहां भी खेल में जाएगी, वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में भारतीय टीम विजेता होगी। फल आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जितनी भी टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिए उन सबको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। भारत खेल रहा है, भारत जीत रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे। ऐसी मंगल कामना बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में करता हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम में 8 दिनों तक चली इस चैंपियनशिप में देश भर से हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 1984 के बाद पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। खेल को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकास कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के माध्यम से। उम्मीद करते हैं
कि ये जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, इसी में से कितने राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय भाग लेंगे, विजेता बनेंगे, मैचों में, प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। डॉक्टर रितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। रेलवे और केरल, एक महिला में चैंपियन, दूसरे पुरुष में चैंपियन, यानी हिसाब बराबर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।